प्रिय छात्रों, आज व्यावसायिक अथवा वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत हम व्यवसाय के वित्तीय उद्देश्यों की चर्चा करेंगे। व्हाट आर द फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस? व्यवसाय के वित्तीय उद्देश्य क्या हैं? वास्तव में वित्त व्यावसायिक प्रबंधन का आधार स्तंभ है। वित्त के अभाव में न तो हम किसी व्यवसाय, वाणिज्य व उद्योग की कल्पना कर सकते हैं और न ही अपने अस्तित्व की रक्षा कर सकते हैं। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में वित्त सर्वशक्तिमान स्वरूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया जा चुका है। संसार के विभिन्न राष्ट्रों के मध्य विकास की अवधारणा को अंगीकृत एवं वर्गीकृत करने के लिए वित्त ही सशक्त माध्यम है। संसार के समस्त संपन्न व विकसित राष्ट्र की संपन्नता का मापन वित्त एवं उत्पादकता के आधार पर ही किया जाता है। वित्तीय संगठनों में वित्तीय संसाधनों का अभाव राष्ट्रों को अविकसित व विकासशील संदर्भ प्रदान करता है। औद्योगिक संदर्भों में वित्त उद्यम जगत का आधार स्तंभ है। जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर में रक्त नलिकाओं के माध्यम से रक्त का प्रवाह होता है, उसी प्रकार से संगठन रूपी शरीर में वित्त रक्तवाहिनी नलियों में प्रवाहित रक्त के समान है। कोई भी व्यावसायिक अथवा औद्योगिक कार्य न तो वित्त के अभाव में प्रारंभ किया जा सकता है और न ही सफलतापूर्वक संचालित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वित्त वह धुरी है जिसकी परिधि में संपूर्ण अर्थतंत्र चक्कर लगाता है। व्यावसायिक अथवा औद्योगिक संगठनों की सफलता वित्त की प्रचुरता एवं नियोजित विनियोजन पर ही निर्भर करती है। वित्त वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोषों को संचित करके उनका उत्पादक प्रयोग सुनिश्चित किया जा सकता है। वित्त से अभिप्राय एक संगठन में प्रशासनिक क्षेत्र या प्रशासनिक कार्यों के समूह द्वारा पूर्व निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु नगद अथवा उधार की व्यवस्था करके लक्ष्य की पूर्ति यथासंभव संतोषजनक ढंग से प्रतिपादित करने से है। वित्त वास्तव में मुद्रा बाजार व लोगों से संबंधित होता है। जनता द्वारा की गई बचतों से पूंजी का निर्माण होता है। हमारी छोटी छोटी बचतों से पूंजी का सृजन होता है। हम सभी अपनी जिन बचतों को बैंकों में, बचत खातों में अथवा स्थायी जमा खातों में निवेशित करते हैं या जमा करते हैं, वही धनराशि पूंजी के रूप में बैंकों द्वारा उद्यमियों को प्रदान की जाती है। पूंजी से हम अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को या व्यावसायिक सोच को मूर्त रूप प्रदान करने में सक्षम हो पाते हैं। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार भुगतान के साधनों की व्यवस्था करने की कला को हम वित्त के रूप में अंगीकार करते हैं। सामान्य तौर पर यदि हम वित्त की बात करें तो इसे 3 रूपों में वर्गीकृत कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। पहला लोक वित्त, पब्लिक फाइनेंस। दूसरा निजी वित्त, प्राइवेट फाइनेंस या इंडिविजुअल फाइनेंस। तीसरा
व्यावसायिक वित्त, बिजनेस फाइनेंस। सर्वप्रथम हम लोक वित्त की बात करते हैं। तो लोक वित्त प्रायः दो शब्दों का मेल है। लोक शब्द का अभिप्राय जन से है, जनता से है, जबकि वित्त का अभिप्राय सामान्य तौर पर धन से है, मुद्रा से है। अर्थात लोक वित्त से अभिप्राय जन समूह से प्राप्त उस धन से है जिसका प्रयोग शासन प्रशासन द्वारा विकास, कल्याण, प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन, रक्षा अथवा लोकहित इत्यादि में किया जा सकता है। दूसरी तरफ हम निजी वित्त की बात करते हैं। तो निजी वित्त से अभिप्राय उस धन से है जो किसी व्यक्ति विशेष द्वारा स्वयं अर्जित किया जाता है और अपने निजी प्रयोग के लिए उसका व्यय किया जाता है, अथवा अपने जीवन स्तर को कायम रखने या उसमें अभिवृद्धि करने के लिए व्यय किया जाता है, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए व्यय किया जाता है, वह अन्य अनेक पारिवारिक व सामाजिक आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति के लिए उस धन का प्रयोग किया जाता है। व्यावसायिक वित्त शब्द भी दो शब्दों का मेल है, व्यवसाय अथवा व्यावसायिक, और वित्त दो शब्दों का संयोग है। मनुष्य द्वारा संपन्न की जाने वाली समस्त आर्थिक क्रियाएं जिनका संबंध धन उपार्जित करने से है, व्यवसाय की परिधि में आती है। मनुष्य का यह स्वाभाविक गुण है कि उसे अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई न कोई आर्थिक क्रिया अवश्य करनी पड़ती है। सामान्य शब्दों में उसे अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई न कोई उपक्रम अवश्य ही करना पड़ता है। वस्तुतः मनुष्य द्वारा की जाने वाली वह समस्त क्रियाएं जो धन अर्जित करने के लिए संपादित की जाती हैं, व्यवसाय कहलाती हैं। अर्थात वस्तुओं एवं सेवाओं के रूप में उपयोगिताओं का सृजन करने तथा उनकी आपूर्ति जो लाभोर्जन हेतु की जाती है, व्यवसाय कहलाती है। व्यावसायिक वित्त के अंतर्गत हम लाभोपार्जन के उद्देश्य से स्थापित संगठनों की वित्तीय व्यवस्था का अध्ययन करते हैं। वास्तव में व्यवसाय के वित्तीय उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वित्त के समुचित प्रबंधन की आवश्यकता महसूस की जाती है। व्यावसायिक प्रबंधन के क्षेत्र में वित्त के प्रबंधन की महती आवश्यकता को देखते हुए वित्तीय प्रबंधन को वर्तमान समय में एक विषय के रूप में स्वीकार किया गया है। वित्तीय प्रबंधन अपेक्षाकृत नवीन होते हुए भी शिक्षाविदों एवं उद्यमियों के लिए अत्यंत रुचि का विषय है। यह विषय अभी विकासशील अवस्था में है तथा भविष्य में इसके क्षेत्र में पर्याप्त अनुसंधान की गुंजाइश भी है। वित्तीय प्रबंधन के संदर्भ में अध्ययन करने से पूर्व वित्तीय प्रबंधन के अर्थ को जानना भी आवश्यक है। वास्तव में वित्तीय प्रबंधन भी दो शब्दों का मेल है। वित्तीय से अभिप्राय वित्त से है और प्रबंधन का अभिप्राय व्यवस्था से है। वस्तुतः प्रबंध का स्वरूप कार्यात्मक होता है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवीय क्रियाओं में मानी जाती है और मनुष्य के जीवन में प्रबंधन हर समय प्रतिक्षण विद्यमान रहता है। मनुष्य के द्वारा संपादित किए जाने वाले आर्थिक व अनार्थिक दोनों प्रकार के कार्यों में प्रबंधन की उपादेयता होती है, प्रबंधन की आवश्यकता होती है। वास्तव में सामूहिक एवं संगठनिक क्रियाओं को एकीकृत करने की अद्भुत शक्ति ही प्रबंधन होती है। उत्पादन के घटकों जिन्हें हम 6 M's के नाम से जानते हैं, श्रम, मशीन, सामग्री, पूंजी, बाजार एवं प्रबंधन। मैन, मशीन, मटेरियल, मनी,
मार्केट मैनेजमेंट मैनेजमेंट में वित्त एवं प्रबंधन की व्याख्या वित्तीय प्रबंधन का क्षेत्र है। वस्तुतः वित्तीय प्रबंधन से अभिप्राय उन आर्थिक क्रियाओं से है जिनके माध्यम से किसी फर्म, कंपनी, निगम अथवा निकाय द्वारा फंड की प्राप्ति करके उनका प्रयोग व्यवसाय के लिए किया जाता है। आज के परिप्रेक्ष्य में व्यवसाय वैयक्तिक न होकर अवैयक्तिक इकाइयों के रूप में स्थापित हो रहा है, जिन्हें हम निगम अथवा कंपनी के नाम से जानते हैं। कंपनियों का आकार विशाल होने के कारण इसमें बृहत स्तर के विनियोजन एवं उत्पादन की संभावनाएं निहित होती हैं। अतः वित्तीय प्रबंधन किसी फर्म के वित्त से संबंधित सभी पहलुओं पर निर्णय, नीति निर्माण व नीति निर्धारण की वह प्रक्रिया है जिनके माध्यम से फर्म द्वारा निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति न्यूनतम लागत पर की जा सके। इस प्रकार वित्तीय प्रबंधन का तात्पर्य किसी व्यावसायिक अथवा औद्योगिक उपक्रम को आवश्यकता अनुसार नगद एवं शाख संसाधनों को उपलब्ध कराकर संगठन के अंतिम लक्ष्य अधिकतम लाभ, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को प्राप्त करने से है। कतिपय प्रबंध विशेषज्ञों द्वारा वित्तीय प्रबंधन के विशेषज्ञों द्वारा वित्तीय प्रबंधन के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत किए गए हैं। इसी क्रम में हार्वर्ड एवं उपटन के अनुसार वित्तीय प्रबंधन नियोजन एवं नियंत्रण कार्यों का वित्तीय कार्य के माध्यम से क्रियान्वयन है। वास्तव में यह परिभाषा वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र को सर्वोच्च स्थान प्रदान करती है। प्रबंधन से संबंधित अन्य समस्त कार्यों को वित्तीय कार्यों के माध्यम से संपन्न किया जा सकता है। सही अर्थों में यह परिभाषा वित्तीय प्रबंधन के कार्य क्षेत्र को आवश्यकता से कुछ अधिक ही बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करती है। दूसरी परिभाषा वेस्टर्न एवं ब्राइगन के द्वारा दी गई है। उनके अनुसार वित्तीय प्रबंधन वित्तीय निर्णयन की प्रक्रिया है जो व्यक्तिगत मामलों एवं उपक्रम के लक्ष्यों के मध्य तालमेल स्थापित करती है। वेस्टर्न एवं ब्राइगम वित्तीय निर्णयन को वित्तीय प्रबंधन का आधार मानते हैं। उनके अनुसार वित्तीय प्रबंधन का कार्य वित्तीय निर्णयन है जिनके माध्यम से व्यक्ति एवं उपक्रम के उद्देश्यों को समन्वय स्थापित करके सहजतापूर्वक हासिल किया जा सकता है। इसी प्रकार अनेकों विद्वानों द्वारा वित्तीय प्रबंधन को परिभाषित किया गया है। वित्तीय प्रबंधन के अनेकों परिभाषाओं के अवलोकन से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र को समस्त प्रशासनिक व वित्तीय कार्यों से संबद्ध किया जा सकता है। वित्तीय प्रबंधन किसी संगठन के प्रारंभ एवं विस्तार में वित्तीय कार्यों से घनिष्ठतापूर्वक संबंधित होता है। कंपनी की दशा में उसके समामेलन में होने वाली वित्तीय कठिनाइयों के निवारण से लेकर कंपनी के विकास, प्रसार व वित्तीय प्रबंधन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके द्वारा नव स्थापित एवं पूर्व स्थापित वित्तीय इकाइयों के वित्तीय नियोजन में सहायता प्राप्त की जाती है। वास्तव में वित्तीय प्रबंधन किसी वित्तीय संगठन से प्रारंभ होकर
नियोजन, निर्देशन, समन्वय एवं नियंत्रण की एकीकृत व्यवस्था है, जिसका संबंध कोषों के एकत्रीकरण से प्रारंभ होकर उसके विवेकपूर्ण उपयोग करने तक सीमित होता है। वास्तव में वित्तीय प्रबंधन के कतिपय लक्षणों को भी पहचानना आवश्यक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट या वित्तीय प्रबंधन के लक्षण क्या हैं, यह भी जानना आवश्यक है। वस्तुतः वित्तीय प्रबंधन किसी संगठन के वित्तीय पहलुओं से संबंधित होता है। दूसरा, वित्तीय प्रबंधन की प्रकृति विश्लेषणात्मक होती है। इसमें वर्णनात्मकता का अभाव होता है। किसी भी संगठन के जन्म से लेकर उसके चरमोत्कर्ष एवं पतन तक वित्तीय प्रबंधन की प्रक्रिया अनवरत चलायमान रहती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वित्तीय प्रबंधन एक गत्यात्मक डायनामिक प्रक्रिया है। यह गतिहीन या स्टैटिक प्रक्रिया नहीं है। वित्तीय प्रबंधन व्यावसायिक प्रबंधन का प्रमुख एवं अभिन्न अंग है। इसका उपागम, इसका अप्रोच कार्यात्मक है, फंक्शनल है, न कि संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल। वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत वित्तीय सिद्धांतों एवं व्यवहार के मध्य समन्वय स्थापित करने का कार्य किया जाता है। वस्तुतः वित्तीय प्रबंधन का कार्य आंकड़ों से संबंधित नहीं होता है, अतः इसके अंतर्गत लेखांकन संबंधी कार्यों को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत तथ्यों का क्रमबद्ध एवं सुनियोजित अध्ययन करने के कारण यह विज्ञान है। साथ ही प्रबंध कार्य किसी संगठन के लिए एक क्रिया है, जिसके माध्यम से प्रबंध कार्य संपादित किया जाता है। अतः वित्तीय प्रबंधन कार्य एक विज्ञान एवं एक कला, दोनों का अद्भुत संगम है। वित्तीय प्रबंधन की सहायता से हम सर्वोच्च प्रबंधन, टॉप मैनेजमेंट के अंतर्गत निर्णयन एवं नियोजन की प्रक्रिया को सहजतापूर्वक संपादित कर सकते हैं। अब हम वित्तीय प्रबंधन के उद्देश्यों की चर्चा करेंगे। द ऑब्जेक्टिव्स आर द गोल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आधुनिक वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत प्रायः किसी भी संगठन को, किसी भी फर्म को कम से कम 3 बिंदुओं पर निर्णय अवश्य लेने पड़ते हैं। वित्तीय प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य राष्ट्र में उपलब्ध समस्त मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का अधिकतम, कुशलतम, सर्वश्रेष्ठ एवं मितव्ययी उपयोग करने से है। वास्तव में उत्पादन के तत्वों, मैन, मशीन, मटेरियल, मनी, मार्केट के अभाव में अथवा किसी एक तत्व के अभाव में हम उत्पादन का कार्य सुचारू रूप से संपादित नहीं कर सकते हैं। इन तत्वों का संग्रहण धन, वित्त अथवा पूंजी के अभाव में कदापि नहीं हो सकता है। अर्थात उत्पादन के संसाधनों को एकीकृत करने के लिए प्रत्येक स्तर पर पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पादन के समस्त संसाधनों में पूंजी अत्यंत दुर्लभ तत्व है। किसी भी संगठन के लिए पूंजी की अपर्याप्तता सदैव बनी रहती है। अतः वित्तीय प्रबंधन के द्वारा हमें उपलब्ध सीमित साधनों का सर्वश्रेष्ठ विकल्पों के आधार पर मितव्ययता पूर्वक उपयोग करके अधिकतम लाभ की अवधारणा को पुष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिए। उत्पादन इकाई द्वारा यदि समाज को न्यूनतम मूल्य पर सर्वोत्तम वस्तुएं उपलब्ध कराई जा सके, तभी संबंधित फर्म अथवा संगठन के सफलता का मापदंड निर्धारित किया जा सकता है। वास्तव में वर्तमान प्रतिस्पर्धा एवं भविष्य में होने वाली प्रतिस्पर्धाओं की चुनौती को
तभी स्वीकार किया जा सकता है, तभी सामना किया जा सकता है, जब समाज को न्यूनतम मूल्य पर सर्वोत्तम वस्तु उपलब्ध कराने की व्यवस्था संगठन द्वारा सुनिश्चित कर दी जाए। वास्तव में वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत 3 प्रमुख बिंदुओं पर प्रत्येक वित्तीय प्रबंधक को निर्णय लेने पड़ते हैं। सर्वप्रथम, कोषों का उपयोग कहां किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। दूसरा, अंशधारकों को लाभांश के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान किया जाए। तीसरा, कोषों की व्यवस्था एवं वृद्धि कहां से की जाए और कितनी मात्रा में की जाए। ये 3 प्रश्न ही वित्तीय एवं विनियोग नीति का प्रतिनिधित्व करते हैं। वित्तीय निर्णयन अवश्यंभावी एवं सतत प्रक्रिया है। वित्तीय निर्णयन को विवेकशील बनाने के लिए फर्म के समक्ष एक उद्देश्य अवश्य होना चाहिए। सामान्य तौर पर यह स्वीकृत तथ्य है कि किसी भी फर्म का वित्तीय उद्देश्य मालिकों का अधिकतम आर्थिक कल्याण होना चाहिए। मैक्सिमम या मैक्सिमाइजेशन ऑफ ओनर्स इकोनॉमिक वेलफेयर। मालिकों का अधिकतम आर्थिक कल्याण केवल 2 प्रकार से हो सकता है। नंबर 1, लाभ को अधिकतम करके, लाभ अधिकतमीकरण, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और दूसरा, संपत्ति अधिकतमीकरण, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब हम लाभ अधिकतमीकरण की बात करेंगे। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वास्तव में किसी भी व्यावसायिक अथवा वित्तीय क्रियाकलाप का प्राथमिक उद्देश्य लाभार्जन ही होता है। लाभार्जन की संभाव्यता व्यवसायी में जोखिम सहन करने की शक्ति प्रदान करती है। वस्तुतः लाभार्जन किसी भी व्यवसाय का प्रेरक पक्ष होता है, जिसकी प्रेरणा मात्र से नियोक्ता संगठन में विनियोजन कार्य में सन्निहित होता है। यदि व्यवसाय में लाभार्जन शक्ति सम्मिलित न हो तो कभी नियोक्ता जोखिम हेतु तैयार नहीं होगा और न ही उसके द्वारा व्यवसाय में किसी भी प्रकार से पूंजी का विनियोजन ही किया जा सकेगा। वास्तव में मनुष्य द्वारा संपन्न की जाने वाली किसी भी आर्थिक क्रिया का लक्ष्य या उद्देश्य उपयोगिता का अधिकतमीकरण, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन होता है। हम उपयोगिता को लाभ के रूप में माप सकते हैं। लाभ अधिकतमीकरण के माध्यम से प्राकृतिक आर्थिक चयन, नेचुरल इकोनॉमिक सिलेक्शन संभव हो पाता है तथा फर्म द्वारा अधिकतम लाभ की अवधारणा का उद्देश्य सुनिश्चित करने पर अधिकतम सामाजिक आर्थिक कल्याण, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर प्राप्त किया जा सकता है। यदि किसी भी फर्म का मूल उद्देश्य लाभार्जन है तो अधिकतम लाभार्जन वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से किस प्रकार प्राप्त किया जाए, इस विचारधारा का प्रमुख पहलू यह है कि ऐसे समस्त कार्य जिनके करने से संस्था के लाभ में अभिवृद्धि हो, वह समस्त कार्य वित्तीय प्रबंधक को अवश्य करने चाहिए। किंतु ऐसे कार्य जिनके करने से संगठन को हानि हो रही हो, क्षति हो रहा हो, ऐसे कार्य वित्तीय प्रबंधक को कदापि नहीं करने चाहिए। अधिकतम लाभ की अवधारणा को न्याय संगत बनाने के लिए कतिपय तर्क गढ़े गए हैं। उन तर्कों में सर्वप्रथम तर्क है अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति, टू मैक्सिमाइज सोशल बेनिफिट। वास्तव में मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसके द्वारा किए जाने वाला आर्थिक अथवा अनार्थिक कार्य समाज को प्रत्येक दशा में प्रभावित करता है। व्यक्ति द्वारा अर्जित की जाने वाली कोई भी धनराशि
समाज व राष्ट्र की इकाई के रूप में अभिवृद्धि करती है। एक फर्म द्वारा यदि उत्पादकता में अभिवृद्धि की जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिकतम लाभ प्राप्त किया जाता है, तो अधिकतम सामाजिक कल्याण भी होता है। लाभ अर्जित करने वाले उद्यम समाज को लाभान्वित करते हैं, जबकि हानि पर व्यवसाय करने वाले या हानि उठाने वाले व्यवसाय समाज के लिए कष्टकर होते हैं, समाज को अवनति के मार्ग पर ले जाते हैं। किसी फर्म द्वारा अधिकतम लाभ अर्जित करके ही अधिकतम सामाजिक कल्याण जैसे शिक्षा, रोजगार, आवास, चिकित्सा इत्यादि कार्यों को संपादित किया जा सकता है। दूसरा निर्णयन प्रक्रिया का आधार स्तंभ है, फाउंडेशन स्टोन ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अधिकतम लाभ उपार्जित करने की अवधारणा निर्णयन प्रक्रिया का आधार स्तंभ है। निर्णयन का औचित्य संगठन के लाभार्जन क्षमता पर निर्भर करता है। सकारात्मक निर्णयन उसे कहा जाता है जिसके क्रियान्वयन से संगठन की लाभार्जन क्षमता अधिकतम होने की संभावना हो, जबकि निरर्थक निर्णयन सिर्फ उस निर्णयन से है जिसके अंतर्गत संगठन की लाभार्जन क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसे निर्णयन संगठन के लिए विनाशकारी व हानिकर सिद्ध हो सकते हैं। तीसरा, संसाधनों का अधिकतम व कुशलतम उपयोग, मैक्सिमम एंड एफिशिएंट यूज ऑफ सोर्सेस। अधिकतम लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से ही संसाधनों का अधिकतम एवं कुशलतम प्रयोग किया जाता है। वस्तुतः व्यवसाय का निहितार्थ लाभार्जन ही है। लाभार्जन की अधिकता उत्पादन के संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके ही प्राप्त की जा सकती है, अर्थात सीमित संसाधनों का अधिकतम कुशलतम उपयोग करके ही अधिकतम लाभ अर्जित किया जा सकता है। इसके लिए वित्तीय प्रबंधन द्वारा संसाधनों को अल्प, लाभदायक व अलाभदायक उपयोगों से निकालकर अधिक लाभदायक उपयोगों में लगाया जाता है। स्वच्छ प्रतिस्पर्धा का वाहक, बियरर ऑफ क्लीन कंपटीशन। लाभ की अवधारणा किसी भी समाज में स्वच्छ प्रतिस्पर्धा को जन्म देती है। अधिकतम लाभार्जन वाली संस्थाओं के लिए स्वच्छ प्रतिस्पर्धा अत्यंत उपयोगी होती है, जिसके माध्यम से संगठन अपने अवगुणों को दूर करने हेतु अनवरत प्रयत्न करता रहता है तथा लाभार्जन के स्तर को बनाए रखने के लिए अधिकतम लाभ के उद्देश्य को पूंजी की लागत में कमी करके अथवा वस्तुओं के लागत मूल्य में विवेकपूर्ण कटौती करके प्राप्त करता है। अधिकतम लाभ की अवधारणा किसी व्यावसायिक संदर्भ में तो उचित ठहराई जा सकती है, किंतु अधिकतम लाभ की अवधारणा व्यवसाय से संबंधित व व्यवसाय से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित अनेक पक्षों के लिए हानिकर भी होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूंजीवादी राष्ट्रों में लाभ को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। व्यवसाय के प्रमुख उद्देश्य के रूप में अधिकतम लाभ की अवधारणा का प्राकट्य 19वीं सदी के आरंभ में हुआ, जब व्यवसाय के प्रमुख तत्व स्ववित्त पोषण, सेल्फ फाइनेंसिंग, निजी वित्त व एकाकी व्यवसाय थे। एकाकी व्यवसाय का प्रमुख उद्देश्य वैयक्तिक धन व संपत्ति में अभिवृद्धि करना था, जिसकी संपूर्ति अधिकतम लाभ अवधारणा से सहजतापूर्वक हो सकती थी। किंतु आधुनिक व्यावसायिक परिस्थितियों में व्यापक एवं आमूलचूल परिवर्तन हो चुके हैं। आधुनिक व्यवसाय असीमित दायित्व से आगे बढ़कर सीमित दायित्व को स्वीकार करने लगे हैं। साथ ही आधुनिक व्यवसायों में
प्रबंधन एवं स्वामित्व के मध्य स्पष्ट विभाजन रेखा खींच चुकी है। वर्तमान व्यावसायिक फर्म अंशधारकों द्वारा वित्त पोषित तथा प्रशिक्षित प्रबंधकों द्वारा नियंत्रित एवं निर्देशित होती है। व्यावसायिक फर्म से जुड़े हुए अन्य पक्ष ग्राहक, श्रमिक, समाज व सरकार इत्यादि हैं। वर्तमान संदर्भों में वित्तीय प्रबंधन कार्य न केवल नियोक्ता के हितों को संरक्षित करने तक सीमित है, अपितु उसे अंशधारकों, समाज व राष्ट्र के हितों को भी संरक्षित करना होता है। पूंजीवाद के अंतर्गत लाभ को ईश्वर का स्वरूप माना जाता है, उसको सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। इसके विपरीत समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत निजी लाभ के स्थान पर सामाजिक लाभ, सोशल प्रॉफिट को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। प्रसिद्ध विचारक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने पूंजीवाद की आलोचना करते हुए कहा कि पूंजीवाद आत्माहीन है, पूंजीपतियों का ईश्वर लाभ है। दूसरी तरफ समाजवादी चिंतक कार्ल मार्क्स के नेतृत्व में अनेक मार्क्सवादी विचारकों ने अधिकतम लाभ अवधारणा की भी घोर शब्दों में निंदा की है। अधिकतम लाभ अवधारणा के अनेक आलोचनात्मक पहलू नियोक्ता के अधिकतम आर्थिक कल्याण की अवधारणा को धूमिल करते हैं। वास्तव में अधिकतम लाभ का केंद्र बिंदु किसी संगठन विशेष में स्पष्ट नहीं होता तथा यह अवधारणा लाभ प्राप्ति के समयांतराल की उपेक्षा भी करती है। साथ ही इसके अंतर्गत जोखिम की उपेक्षा की जाती है। वास्तव में अधिकतम लाभ शब्द का अर्थ ही स्पष्ट नहीं है। लाभ शब्द की परिभाषा ही निश्चित नहीं है। इसके अंतर्गत हम लघुकाल में होने वाले लाभों को सम्मिलित करें या दीर्घकाल में होने वाले लाभों को सम्मिलित करें। लाभ में करों के भुगतान से पूर्व लाभ को सम्मिलित करें अथवा करों के भुगतान के पश्चात होने वाले लाभों को सम्मिलित किया करें। इसके साथ ही सकल लाभ अथवा प्रति अंश लाभ को लाभ की श्रेणी में रखा जाए। वास्तव में लाभ के निर्धारण के लिए अनेक ऐसे प्रश्न हैं जिनका निराकरण होना चाहिए। वस्तुतः अधिकतम लाभ अवधारणा के मूल में निहित भाव विभिन्न समय अंतरालों में प्राप्त हुए आगमों, रिटर्न्स एवं निश्चित समय अंतराल के मध्य अंतर नहीं कर पाते। इसके अंतर्गत धन के समय मूल्य, टाइम वैल्यू ऑफ मनी तथा वर्तमान के मूल्य लाभ एवं भावी मूल्य लाभों को दृष्टिगत नहीं रखा जाता। फर्म अल्पकाल में उचित लाभ प्राप्त करने की नीति अपनाती है जिससे दीर्घकाल में प्राप्त होने वाले लाभों की संभावना बनी रहे। सामान्य तौर पर फर्मों के द्वारा अधिकतम लाभ के स्थान पर अनुकूलतम लाभ प्राप्त करने की नीति का अनुसरण किया जाने लगा है और अधिकतम लाभ के स्थान पर अनुकूलतम लाभ की नीति के पक्ष में अनेकों तर्क भी प्रस्तुत किए गए हैं। सबसे पहला तर्क यही है कि उद्यम में नेतृत्व की प्राप्ति, अचीवमेंट ऑफ लीडरशिप इन इंडस्ट्री। आधुनिक व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के काल में औद्योगिक क्षेत्र में नेतृत्व की प्राप्ति दीर्घकाल तक किसी उद्यम विशेष के अस्तित्व को कायम रख सकती है। अतः औद्योगिक क्षेत्र में नेतृत्व की प्राप्ति फर्म द्वारा बाजार में अथवा हिस्सेदारी बढ़ाकर ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पूर्ति प्रति इकाई न्यूनतम लाभ लेकर अधिकतम विक्रय के द्वारा की जा सकती है। दूसरा, संभावित प्रतियोगिता से संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोबेबल कंपटीशन। फर्म के अधिकतम लाभ प्राप्त करने की दिशा में अन्य नवीन फर्में उद्यम विशेष में प्रवेश करने लगेंगी, जिससे अधिकतम लाभ प्राप्त करने वाली फर्मों के लिए
प्रतिस्पर्धा अवश्य ही बढ़ जाएगी। परिणाम ये होगा कि प्रतिस्पर्धा का स्वरूप गला काट प्रतिस्पर्धा, कट थ्रॉट कंपटीशन धारण कर लेगा, जिससे फर्म की अधिकतम लाभ की अवधारणा शिथिल पड़ जाएगी। शासकीय हस्तक्षेपों में वृद्धि, इंक्रीज्ड गवर्नमेंट इंटरवेंशन। वर्तमान संदर्भों में औद्योगिक क्षेत्र में शासन का हस्तक्षेप अनवरत बढ़ता जा रहा है। फर्मों द्वारा अधिकतम लाभार्जन के उद्देश्य की पूर्ति करने से जनता के आर्थिक शोषण की संभाव्यता हो सकती है। परिणाम स्वरूप जनता में असंतोष उत्पन्न हो सकता है। जनप्रतिनिधियों एवं उपभोक्ता संघों के द्वारा सरकार के ऊपर मूल्य नियंत्रण व राष्ट्रीयकरण के लिए दबाव बनाया जा सकता है, जिससे राष्ट्रीयकरण व मूल्य नियंत्रण की प्रक्रिया द्वारा अधिकतम लाभार्जन की अवधारणा को कुंठित किया जा सकता है। जोखिम की मात्रा में कमी, प्रिवेंशन फ्रॉम रिस्क। फर्मों को अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए अधिक जोखिम उठाना पड़ता है। अनेक बृहदाकार परियोजनाएं अपने संचालनीय भार से अधिकतम लाभ की प्रत्याशा को अधिकतम हानि में प्रायः परिवर्तित कर लेती हैं। अतः अपेक्षाकृत लघु उद्यमों द्वारा कम जोखिम पर उचित लाभार्जन अधिक तर्कसंगत एवं श्रेष्ठ है। फर्म की साख में वृद्धि, इंक्रीमेंट इन फर्म्स गुडविल। प्रायः फर्मों द्वारा उपभोक्ताओं की भुगतान क्षमता के अनुसार अपने उत्पादों का न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जाता है। वास्तव में लाभार्जन का आधार अधिकतम मूल्य न होकर उत्पादन लागत में कमी होना चाहिए। उत्पादन लागत में चक्रीय उच्चावचनों से होने वाले उतार चढ़ाव के अनुसार उत्पाद के मूल्य निर्धारित नहीं किए जाने चाहिए, जिससे दीर्घकाल में फर्म की साख में वृद्धि होकर फर्म की लाभांकन क्षमता में भी अभिवृद्धि हो। मजदूरी वृद्धि की मांग। फर्म द्वारा अधिकतम लाभ अर्जित करने की दिशा में श्रमिकों द्वारा अधिक मजदूरी, बोनस व वेतन भत्तों व अन्य सुविधाओं की मांग की जा सकती है। परिणाम स्वरूप यदि नियोक्ता द्वारा मांगे अस्वीकार की गई, ऐसी दशा में श्रमिकों द्वारा अशांति, आंदोलन, हड़ताल, तालाबंदी इत्यादि प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। अतः फर्मों द्वारा न्यूनतम लाभ पर माल बेचकर अनुकूलतम लाभ अर्जित किया जाना उचित होगा। सामाजिक उत्तरदायित्व की प्राप्ति, अटेनमेंट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वास्तव में फर्में समाज में स्थित होती हैं तथा इसके अनेक सामाजिक उत्तरदायित्व भी होते हैं। कम मूल्य पर समाज को बेहतर वस्तुएं उपलब्ध कराकर फर्मों द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति भी की जा सकती है। आधुनिक प्रबंधन विधा में समाज सेवा के साथ लाभार्जन की प्रवृत्ति बढ़ रही है। अनेक फर्मों द्वारा श्रमिकों के लिए स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, आवास इत्यादि मुहैया कराकर सामाजिक उत्तरदायित्व का बखूबी निर्वहन किया जा रहा है।